रहमान रहीम। नाजरीन आदाब। आज एक बार फिर BPCC 131 यूनिट 6 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज फिर एक नए उन्वान पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। वैसा उन्वान जो नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है, वैसा उन्वान जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है और पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा उनसे भी उसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। तो नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है जज्बात। बहुत सुना सुना सा, बहुत जाना पहचाना सा नाम, ऐसा लफ्ज़ जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा है और ऐसा लफ्ज़ जिसका जो हमारे ज़िंदगी के रवैये से जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के साथ है। तो अंग्रेज़ी में इस जज्बात लफ्ज़ को इमोशन कहते हैं। इमोशन जो हमारे रवैये से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारी हरकतें, बहुत सारे बिहेवियर, बहुत सारा हमारा जो रवैया होता है वो इमोशन से जुड़ा होता है। खुशी, गम, खौफ, गुस्सा, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉपुलर हैं, कॉमन हैं, या ज़्यादातर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हमें इनका सामना करना पड़ता है। तो हम इस लफ्ज़ से अनजान नहीं हैं या ये लफ्ज़ हमारे लिए अनजाना नहीं है। नाज़रीन, जब हम जज्बात की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ये सवाल उठ के खड़ा होता है कि जज्बात क्या है। हमने आपसे बताया कि रोना, हंसना, खुश होना, खौफज़दा होना, हैरत अंगेज होना, ये सब जज्बात है। तो सच में जज्बात यही है या जज्बात के कुछ और भी माने हैं? क्या बातें जज्बात में शामिल हो सकती हैं या किन चीज़ों को से मिल करके जज्बात बनता है? इसको जानने के लिए हम आपके सामने आज इस टॉपिक को लेकर के, इस उन्वान को लेकर के मौजूद हैं। और आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि जज्बात से जुड़ी हुई 4 ज़रूरी बातें हैं, यानी कि जज्बात में, इमोशन में जो 4 अहम बातें शामिल होती हैं वो है सबसे पहले एहसास, फीलिंग, हम क्या महसूस करते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेस, कि हमारे दिमाग में कुछ प्रोसेस, कुछ अमल चलती हैं और उन अमल का नतीजा होता है कि हमें जज्बात का या हमारा जो रवैया है वो जज्बाती होता है। उसके बाद ये जज्बात हमारे बॉडीली अराउजल, यानी कि हमारे जिस्म में जो हलचल मचती है किसी स्टिमुलस को देखने के बाद, किसी स्टिमुलस से मुतासिर होने के बाद, उससे जज्बात पैदा होता है। और आखिर में जो चौथा या आखिर पॉइंट है वो है हमारा रवैया, यानी कि हमारा बिहेवियर। आखिर में सारी बातों का जो ये सारी बातों को मिला जुला करके, या सारी बातों का जो हम ये कह सकते हैं कि एक नतीजा होता है, वो ये है कि बिहेवियर या हमारा रवैया ही वो आखिरी कंपोनेंट है, वो आखिरी बात है जिससे कि हमारा उन्वान या हमारा जो टॉपिक है इमोशन वो जाहिर होता है। यानी कि इमोशन या जज्बात एक एहसास है, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो शामिल होती है। उसके बाद कुछ बॉडीली अराउजल्स होते हैं, यानी कि जिस्मानी उठापटक या उतार चढ़ाव होते हैं, और आखिर में रवैये के जरिए ये जाहिर होता है। इमोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी होता है कि इमोशन तो हम अंग्रेजी में कहते हैं और इमोशन के मीनिंग जज्बात है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इमोशन, इस वर्ड की जो शुरुआत हुई, ये वर्ड जिस वर्ड से निकला, जिस लफ्ज से इस लफ्ज के बारे में जानकारी मिली, वो लैटिन लफ्ज है, यानी कि लैटिन जबान के इमोवियर लफ्ज जिसकी अंग्रेजी माने हैं मूव आउट या एक्साइट, टू एक्साइट, यानी कि
कुछ हमारे अंदर हलचल, कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, जिसको कि हम इमोशन या जज्बात कहते हैं। जज्बात की तारीफ में बहुत सारे माहिर नफ्सियात और हमारे जो साइंसदान हैं, उन्होंने जज्बात की तारीफ में बहुत तरह तरह की जो डेफिनेशंस हैं, उसकी तारीफें हैं अलग अलग अंदाज में किया, और जिसमें कुछ लोगों ने किसी अंदाज को सही बताया, कुछ लोगों ने अपने दूसरे अंदाज को सही माना, लेकिन मिला जुला करके किसी भी अंदाज पर या किसी भी जो उनकी तारीफ की गई, उसकी किसी नतीजे पर वो सभी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे, और मिला जुला करके जो जज्बात की तारीफ की गई वो ये की गई कि ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल जज्बाती नफ्सियाती फिनोमेना है कि क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि इसमें दिमाग हमारा और जिस्म, ये दोनों का मिला जुला जो रवैया होता है वो सामने आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस्मानी उतार चढ़ाव या जिस्मानी जो हलचल है उसकी वजह से हमें जज्बात का सामना करना पड़ता है, या हमारे अंदर अलग अलग जज्बात पैदा होते हैं, या सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिमागी हलचल का ये नतीजा है, बल्कि ये एक दिमागी और जिस्मानी दोनों हलचल का, दोनों तरह के रिएक्शन का एक मिला जुला नतीजा होता है कि हमें अलग अलग जज्बात का एहसास होता है, और ये हमारे अंदर की एक तेज एहसास, इंटेंस फीलिंग होता है, जो कि एनिमल्स में यानी कि जानवरों में भी है और इंसानों में भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जज्बात की तारीफ इस तरह से की जाए कि ये एक जहनी और जिस्मानी हलचल का, जिस्मानी एक उतार चढ़ाव का एक रवैया है, एक नतीजा है, तो ये गलत नहीं होगा। इमोशंस की या जज्बात के बारे में जब हमें बात करते हैं तो इसमें हमने आपको बताया कि जिस्मानी है और जहनी, यानी कि कॉग्निटिव, इसमें हमारा जो सेंस है, हमारा जो जहन है, वो भी पूरी तरीके से शामिल होता है, और जिसका सीधा सीधा असर हमारे रवैये पर पड़ता है। यानी कि जब हम जज्बाती होते हैं तो हम सिर्फ हमारा जिस्म जो है वो उस पर असर नहीं पड़ता है, या सिर्फ हमारे दिमाग पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे जिस्मानी और दिमागी दोनों तरह के एलिमेंट्स का असर हमारे रवैये पर पड़ता है, और हम जज्बाती रवैया या जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात को दिखाने लगते हैं। जज्बात के नेचर या उसमें और क्या क्या खास बातें शामिल हो सकती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसके नेचर में, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जज्बात सिर्फ जिस्मानी नहीं, सिर्फ दिमागी नहीं, दोनों का मिला जुला, दोनों के रिएक्शंस का मिला जुला रूप होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 बातें शामिल हैं। सबसे पहले तो एक फीलिंग्स, एक एहसास आपको होना है कि जो एहसास, कैसा एहसास, शऊरी एहसास, अपने हमारे शऊरी जो तजुर्बे हैं उसका एहसास होना है। दूसरी जो खास बात है वो है कि ये हम दूसरों के सामने उसको दिखा सके, एक्सप्रेस कर सके, और तीसरी बात है कि ये एक जिस्मानी उतार चढ़ाव का नतीजा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ इमोशन है, यानी कि हमारे जज्बात का जो नेचर है, जो अमल है, वो इस तरीके का है कि इसमें कुछ जिस्मानी है, कुछ बातें जो है वो हमारे एहसास से जुड़ी है, यानी कि हमारे दिमाग से, हमारे कॉग्निशन से जुड़ी होती है, और कुछ बातें हमारे कल्चर से जुड़ी होती है, जहां पर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। इन बातों को जानने के बाद अब आपका जो ताल्लुक है वो है कि जज्बात के कितने किस्म हो सकते हैं, या क्या जज्बात सिर्फ इन्हीं बातों का नतीजा है, या जज्बात की कुछ अलग अलग किस्म भी होते हैं। तो इस पर भी माहिर नफ्सियात का जो नुक्ता नजर है, या जो उनका नजरिया है, वो कई तरह का है, और उन्होंने, बहुत से लोगों ने कई तरह के अक़साम के
بارے میں بات کی اور ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کسی نے کہا کہ یہ 8 طریقے کے ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ 6 طریقے کے ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ 4 طریقے کے ہوتے ہیں، لیکن جو خاص طور پر جس بات پر اور جس پوائنٹ پر سب سے زیادہ لوگوں کی رائے بنی، سب سے زیادہ لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، وہ تھا جذبات کے 6 اقسام. یعنی کہ ایک مین نے جذبات کے 6 طرح کے اقسام پر زور دیا اور یہ بتایا کہ یہ جو 6 اقسام ہیں وہ ہمارے زندگی کے ساتھ انیٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے پیدائش سے ہی لگ بھگ وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جیسے کہ ہنسنا، خوش ہونا، رونا، غصہ ہونا اور حیرت زدہ ہونا. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی. اس طرح سے کر کے انہوں نے 6 طریقے کے اقسام کے بارے میں، 6 طریقے کے جذبات کے اقسام کے بارے میں بتایا، جو آپ کو ہم ایک ایک کر کے بتائیں گے. جس میں سب سے پہلے جس جذبات کی چرچا کی گئی وہ ہے ہیپی، خوشی. کہ ہمارے اندر جو خوشی کا احساس یا خوشی کا جو جذبات ہوتا ہے وہ بچپن سے ہوتا ہے. وہ آپ جب چھوٹا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو تھوڑے 1-2 مہینے کے بعد سے وہ مسکرانا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، اسے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں یا وہ لوگوں کے نزدیک آتا جاتا ہے، وہ مسکرا کر کے اپنی خوشی ظاہر کرتا ہے. یا جب وہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہ آرام سے کھیلتا ہے، مسکراتا ہے، اس طرح سے کلکاریاں مارتا ہے جس سے کہ اس کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے. بالکل یہ چھوٹے بچے کی بات ہے. اسی طریقے سے جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ 2 بچے کھیل کر کے خوش ہو رہے ہیں، تو وہاں پر ان کے خوشی کا جو ذریعہ ہے وہ کھیل ہے. وہ کھیلتے ہیں، کھیل کر کے اپنی خوشی کو ظاہر کرتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتے جاتا ہے، دوسری چیزوں سے اس کا جو واسطہ پڑتا ہے اور وہ الگ الگ چیزوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے. کسی کی خوشی کسی اور چیز میں ہوتی ہے، کسی کی خوشی کسی دوسری چیز میں ہوتی ہے، اور خوش ہو کر کے وہ اپنے اندر کے فیلنگز کو، اپنے اندر کے احساس کو ظاہر کرتا ہے. تو خوشی جو ہے یا ہیپینس کا جو جذبات ہے وہ ہمارے اندر بچپن سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا جو اہم جذبات ہے وہ ہے اداس ہونا. اس سے بھی ہم سب واقف ہیں. اکثر ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس جذبات سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. کسی بات سے ہم اداس ہو جاتے ہیں، کسی بات سے ہم دکھی ہو جاتے ہیں، کسی بات سے ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف بڑے نہیں، یہ بھی بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب آپ چھوٹے سے بچے کو وہ اس کو پڑھائی کا بوجھ دیتے ہیں یا اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کے خواہش کو پورا نہیں کر پاتے تو وہ اداس ہو جاتا ہے. پھر ہمیں اسے منانا پڑتا ہے، منا کر کے پھر ہم اس کو خوش کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس طریقے سے ہمارے گھر میں اگر کسی ایسے لوگوں کی موت ہو جائے جس سے ہمارا واسطہ ہے، جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس اداسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زندگی میں جب کبھی ہم کسی چیز میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اداسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے اندر اپنے آپ، ہمارے اندر سے ہی اس طرح کی فیلنگ، یہ اداسی کا جو احساس ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور ہم اداس ہو جاتے ہیں یا دکھ کا، سیڈنس کا ایک اظہار جو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو تیسرا ایک میں نے بتایا جذباتی جو قسم بتایا وہ تھا غصہ، اینگر. یعنی کہ ہم اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جب کسی خواہش کی جو ہماری کوئی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو، یا ہماری بات کوئی سنتا نہ ہو، تو ہمارے اندر ایک طرح سے ہمارے اندر سے جو ریاکشنز یا جو ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، وہ اس رویے کو ہم غصہ کہتے ہیں. کہ ہم جب دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے، ہمارے اندر سے جب ایسا رویہ نکلتا ہے جہاں پر جو کہ وائلنٹ ہوتا ہے، جس میں کہ جو کہ جنرل نہیں ہوتا ہے، نارمل نہیں ہوتا ہے، اس رویے کو ہم غصہ کہتے ہیں. اور یہ بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے.
बच्चों, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम वक्त पर दूध नहीं देते हैं तो रो करके वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, चिड़चिड़ा करके वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। छोटे बच्चे भी इसी तरीके से उठा पटक करके अपने खिलौनों को तोड़ करके अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। और हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारे गुस्से का जो एक्सप्रेशंस हैं, हम जो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, वो अलग अलग तरीकों को अपना करके अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। जैसे हम किसी से बात नहीं करते हैं तो बात ना करना भी ये हमारे गुस्से का है, को भी जाहिर करना हुआ। या हम किसी को बहुत ज्यादा भला बुरा कहते हैं, किसी के साथ गाली गलौज तक कर लेते हैं, ये भी हमारे गुस्से को जाहिर करता है। और कभी कभी इंतहा तो ये हो जाती है कि हम अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए मारपीट का भी सहारा लेते हैं। हमने किसी को 2 थप्पड़ लगा दिया या किसी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर ली, ये भी हमारे गुस्से का ही एक्सप्रेशन होता है कि इस तरीके से हम अपने गुस्से के जज्बात को जाहिर करते हैं। तो एक मैन ने कहा कि गुस्सा भी एक ऐसा जज्बात है जो हमारे अंदर बचपन से या हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं वो छुपा रहता है, जो वक्त बेवक्त जब हमें उसकी जरूरत होती है या हम जब उस तरह की एहसास से गुजरते हैं तो वो अपने आप जाहिर हो जाता है। दूसरा एक और जो जज्बात का किस्म है वो है खौफजदा होना, फियर, डर जाना। अक्सर हम किसी न किसी चीज से डरते हैं, कभी किसी कोई चीज से डरते हैं, कभी किसी ख्याल से डर जाते हैं, कभी किसी इंसान के खौफ से डर जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो डरने का एहसास है या जो डरने का जज्बात है वो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपा होता है, हमारे जिस्म दिमाग में वो बैठा होता है। और जब हमें उसका सामना करना पड़ता है तो हमारे अंदर से वो जज्बात निकल जाते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि 2 बच्चे काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हम ख्वाबों में भी डर जाते हैं। ख्वाब में जब हम कुछ ऐसा अनजाना ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमारे ख्वाहिश के से अलग होता है या हमारी चाहत से अलग होता है तो हम डर जाते हैं, यहाँ तक कि हम नींद से उठ करके बैठ जाते हैं। कई दफा हम नींद में रोने लगते हैं, हम इतना डर जाते हैं कि हम रोने लगते हैं। और बच्चों की बात तो अगर करें तो बच्चे तो छोटी छोटी उन चीजों से भी डर जाते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते या उनका सामना उनसे नहीं हुआ रहता है, तो वो चीजें जब उनके सामने आती तो वो डर जाते हैं। कई बार वो बच्चे बिजली के कड़कने से डर जाते हैं, बादलों के गरजने से भी डर जाते हैं। और इस तरीके से जब हम उन्हें कोई ऐसी लफ्जी कहानियां सुनाते हैं जहां पर उनके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बन जाती है उन लफ्जों की बदौलत, तो वो उस कहानियों से भी डर जाते हैं। तो और जो खतरनाक जानवर या कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देख के भी वो डर जाते हैं। और हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, इस खौफ या इस जो डर का जज्बात है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा रहता है। और हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, अलग अलग चीजों से, अलग अलग चीजों के जरिए से या उनके सामने आ जाने से या उनके ख्याल से हम डरने का जज्बात जो है या खौफजदा होने का जज्बात दिखाने लगते हैं। या इन जज्बातों से हमारा जो रवैया है वो असर उस पर पड़ता है और हमारी जो पर्सनालिटी है, हम ये कह सकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए उस पर उसका असर पड़ता है। तो खौफ भी एक ऐसा जज्बात है जो हमारे अंदर होता है और हम वक्त बेवक्त उसका मुजाहिरा जब हमारे सामने होता है तो हम उससे अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट या जो अगला जो जज्बात है वो है हैरत ज़दा होना, सरप्राइज्ड। कई बार ऐसी होती है हमारी जिंदगी में या कई लम्हे ऐसे आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हैरत अंगेज होते हैं। यानी जब हमारे सामने कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं या किसी ऐसे स्टिमुलस से हमारा सामना होता है जो हमारे लिए नया हो या जिससे हमारा वास्ता पहले ना पड़ा हो या जिसको देख करके या जिसकी वजह से हम खड़े के खड़े रह जाते हैं या देखते बस रह जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें हैरत ज़दा करती हैं या हम हैरत अंगेज रवैया जो है वो दिखाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जब हम हैरत ज़दा होते हैं तो हमारी आंखें खुली रह जाती हैं और हमारा मुंह जो है वो बड़ा सा खुलता है कि ऐसा
ऐसा हो सकता है, या जैसे हम कहें कि हम अभी ये कहें कि हमने एलियन को देखा, तो अगर आपके सामने हम ये बात कहें कि हमने एलियन को देखा, तो ये बात जरूर आपके लिए हैरत अंगेज होगी कि आपने एलियन को देखा, कैसा होता है वो। तो ये आपके लिए हैरत ज़दा बात हो सकती है कि आपने चूंकि नहीं देखा एलियन को, बहुत से लोगों ने नहीं देखा, और हम अगर इस बात की तस्दीक करते हैं कि नहीं हमने देखा एलियन को, हमने देखा और एलियन ऐसा होता है, हम उसके बारे में आपको डिस्क्राइब जब करते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चेहरा आपका बिल्कुल मुंह खुला हो सकता है, रह सकता है, और आप बिल्कुल हैरत ज़दा हो जाती हैं कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, क्या आपने सचमुच एलियन को देखा। तो हमारे अंदर इस तरह का जज्बात भी शामिल होता है कि जब हमारे सामने ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ा होता है, या उन चीजों से हम पहली बार गुजर रहे होते हैं, तो हम हैरत ज़दा हो जाते हैं, या हम इस तरह के जज्बात को जाहिर करते हैं। अगला है नागवार, डिस्गस्ट। ऐसी फीलिंग या ऐसा रवैया जो कि हमें नागवार गुजरता है, यानी कि हम उसे पसंद नहीं करते हैं। कई चीजें हमारे जिंदगी में या हमारे माहौल में ऐसी होती हैं जो कि हमें हमेशा हर चीज पसंद नहीं होती है, या हमारे जिंदगी में बहुत सारी जो बातें होती हैं, तो वो सारी बातें हमें पसंद नहीं हो सकती हैं, हमें वो नागवार होती हैं, यानी कि वो हमारे पसंद की काबिल नहीं होती है, लेकिन वो होती हैं, हमारे जिंदगी में होती हैं और हमें उन्हें झेलना भी पड़ता है। तो ऐसे में वो चीजें हमारे लिए नागवार हो सकती हैं। हो सकता है कि वो चीज दूसरे के लिए नागवार नहीं हो, वो डिस्गस्टिंग नहीं हो, लेकिन वो हमारे लिए डिस्गस्टिंग है, वो हमारे लिए नागवार है, क्योंकि वो चीज हमें पसंद नहीं है। हो सकता है कि हमें ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं, मिसाल के तौर पर हम ये बात कहें कि हमें ज्यादा पार्टियों में जाना पसंद नहीं, तो ये चीज हमें नागवार हो सकती है, दूसरे को नागवार नहीं हो सकती है। हो सकता है कि ये दूसरे लोगों को पार्टियों में जाना, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है ये चीजें, तो ये बात हमारे लिए नागवार हो सकती है। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, या इस तरह के रवैये को जब हम जाहिर करते हैं, तो ये हमारे डिस्गस्ट या नागवार जज्बात से ताल्लुक रखता है। तो हमारे जज्बात के अलग अलग बहुत सारे इकसाम हैं, जिसमें कि ये खास तौर पर जो 6 इकसाम एक मैन ने बताए कि खुश होना, उदास होना, खौफजदा होना, हैरत जदा होना और नागवार होना, और एक सबसे जो खास जज्बात है वो गुस्से का जज्बात होना का जज्बात दिखाना। ये खास तौर पर हर एक इंसान में और हर मुआशरे के लोगों के बीच पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम एक इंसान में पाया जाता है और दूसरे में नहीं पाया जाता, या एक मुआशरे के लोगों में ही ऐसा पाया जाता है, दूसरे मुआशरे के लोगों में ऐसा नहीं होता। ये देखा गया है, उन्होंने अपने तजुर्बात के बिना पर ये बताया कि ये जो 6 जज्बात होते हैं, ये कम या ज्यादा कहने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ज्यादा इसको जाहिर कर सकते हैं और कुछ लोग जो है वो थोड़े कम मकदार में इसको जाहिर कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये हर मुआशरे के लोगों में, हर जगह के लोगों में, हर तरह के लोगों में इस तरह के 6 जज्बात वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे बेसिक इमोशन कहा जाता है। यानी कि इन इमोशन के अलावा और तरह के जज्बात हो सकते हैं, लेकिन खास तौर पर ये 6 जज्बात हर एक इंसान में, हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर एक मुआशरे के लोगों में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अब जो जज्बात से मुतालिक जो दूसरा स्लाइड आपके सामने दिखाया जा रहा है, वो है जज्बात के काम के बारे में। यानी कि जज्बात के बारे में तो हमने जानकारी हासिल कर लिया कि जज्बात क्या है और वो कितने तरह के होते हैं, लेकिन इन जज्बात का काम क्या है, ये जज्बात जो है वो क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या हो सकता है। तो ये जज्बात जो है ये समाजी रवैये को रेगुलेट करते हैं, यानी कि समाजी रवैये को एक दूसरे के साथ जो हमारा जो समाजी रवैया होता है उसको वो चलाने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। यानी कि जैसे अगर हम खुश होते हैं, तो अगर आप सामने से ये देख रहे हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं या खुश हो रहे हैं, तो आपको
हमारे बारे में अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि हम अभी किस दौर से गुजर रहे हैं या हमें किस चीज की जरूरत हो सकती है, या आप समझ सकते हैं कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, अगर हम आपसे मुस्कुरा करके मिलते हैं, तो अगर हम मुस्कुरा के मिलते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, हम खुश हैं। अगर हम आपके सामने ना मुस्कुराते हैं, ना उदास होते हैं, ना रोते हैं, सिर्फ आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं या आपसे बात करना शुरू करते हैं, तो ये एक नॉन वर्बल क्यूज होता है कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बात है, लग रहा है कि आज मूड में कुछ बदलाव है। ना मुस्कुरा रहे हैं, ना सामने से कुछ उदासी ऐसा दिख रहा है, सिर्फ वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई और बात भी है जिसकी पर्देदारी है। तो जज्बात का जो काम होता है वो ये तो है कि सोशल बिहेवियर, यानी कि समाजी जो हमारा रवैया है उसको वो चलाने का काम करता है। और ये क्या जो दूसरा इसका काम है, वो काम है कि सेल्फ स्टीम, यानी कि अपने अंदर के फीलिंग को मेंटेन करना। ठीक है, और अपने अंदर की फीलिंग, यानी कि जब हम खुशी या गम या गुस्से का हमारी जो फीलिंग हमारे अंदर होती है, तो उसको हम मेंटेन करें। कितनी चीजें हमारे चेहरे से जाहिर होती है, कितनी बातें हमारे रवैये से जाहिर होंगी, इन सब चीजों को मेंटेन करने का काम भी जज्बात करता है। और इसके अलावा ये हम किसी भी इंसान की सोच और उसके रवैये को एक ताकत पैदा कर देता है, एक एनर्जी देता है, जिससे कि वो इंसान उसी हिसाब से अपने काम को या अपने जिंदगी के रफ्तार को आगे बढ़ा सकता है। जज्बाती अमल के कुछ अलग अलग अज्जा, यानी कि कुछ उसके प्रोसेस भी होते हैं, यानी कि जज्बात के अलग अलग अज्जा है, अलग अलग उसकी प्रोसेस है, जिसमें कि सबसे पहली बात जो सामने है आती है वो है हमारा जहनी अंदाजा, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल। यानी कि जब भी हम कोई चीज हमारे सामने आती है, तो हम उस चीज, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जहन है, उसके बारे में एक अंदाजा लगाता है। और अंदाजा लगाने के बाद वो दिमाग हमें सिग्नल देता है, हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्से को वो सिग्नल देता है, जिससे कि हमारा जो रवैया है वो जाहिर होता है। जैसे कि आपके सामने हम एक गुलाब का फूल रखें, मिसाल के तौर पर जब हम गुलाब का फूल आपके सामने रखते हैं, तो गुलाब के फूल को आप देखते हैं। देखना कैसे मुमकिन हुआ? देखना हमारे सेंस ऑर्गन की वजह से मुमकिन हुआ। और जैसे ही हमारा सेंस ऑर्गन उस गुलाब के फूल को रिसीव करता है, वो उस मैसेज को कहाँ भेजेगा? वो इस मैसेज को हमारे जहन में भेजता है, हमारे दिमाग में भेजता है, जहां से हमारा दिमाग उसके बारे में अंदाजा लगाता है कि ये एक फूल है जो खूबसूरत है, जिसमें एक अच्छी खुशबू है, और अगर हम इसे अपने पास रखें तो हमें अच्छा एहसास होगा। हम अगर किसी दूसरे को देते हैं तो दूसरे को भी इसके अच्छा ही एहसास होगा, ना कि कोई बुरा एहसास होगा। लेकिन इसके साथ कांटे भी हैं, इसलिए हमको इसको संभाल के पकड़ना है। हो सकता है कि अगर कांटा चुभ जाए तो हमें तकलीफ भी हो सकती है। इन सारी बातों की जो जानकारी है, ये हमें हमारा जहन देता है, और इन बातों के साथ ये जहन हमारे जो जिस्म के हिस्से हैं उनको ये मैसेज देता है, और तब हमारा हाथ बड़ी हिफाजत के साथ उस गुलाब को पकड़ता है, ये सोच करके कि उसमें जो कांटे लगे हुए हैं वो कांटा हमें ना चुभे, और हम उस गुलाब के फूल को पकड़ के उसकी खुशबू का और उसकी खूबसूरती का लुत्फ लेते हैं। तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल या जहनी अंदाजा होता है इसमें। दूसरी बात है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो तजुर्बा करते हैं, वो हम फील करते हैं। हम किस तरह का अंदाजा लगा रहे हैं? हम गुलाब के फूल को देखने से हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो एहसास है, वो किस तरीके का होगा, ये सिर्फ हम बता सकते हैं, दूसरे नहीं बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गुलाब का फूल अगर हमें पसंद है तो दूसरे को भी पसंद हो जाए। हो सकता है कि दूसरे को उस गुलाब के फूल को देखते ही खौफ का अंदाजा हो,
جس بات کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ گلاب کے پھول کو دیکھنے سے خوف ہو سکتا ہے. یہ تو ایسی بات نہیں ہو سکتی. گلاب کا پھول تو خوبصورت ہے، خوشبودار ہے، اور ہمیشہ اس کا احساس جو ہے وہ خوشی ہی دیتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہماری فیلنگ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ دوسرے کی بھی فیلنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد تھاٹ اینڈ ایکشن ٹینڈنسیز، کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہمارا ایکشن ہوتا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ گلاب کا پھول اچھا ہے تو ہم گلاب کے پھول کو اپنے پاس رکھنا چاہیں گے، اس کو دوسرے کو بھی دینا چاہیں گے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گلاب کا پھول اچھا ہے، اگر یہ ہمیں خوشی دے سکتا ہے تو دوسرے کو بھی خوشی دے سکتا ہے. تو لیکن دوسرے اگر سوچتے ہیں کہ نہیں، گلاب کے پھول سے تو میں تو کانٹے لگے ہوتے ہیں اور وہ کانٹا چبھ جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمیں گلاب کا پھول نہ خود رکھنا چاہیے نہ دوسروں کو دینا چاہیے. تو ہمارا تھاٹ اور ہمارا ایکشن بھی جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے جذبات کے جو اجزاء ہیں اس میں یہ تھاٹ، ہماری سوچ اور ہمارا جو کام ہے، جو ہمارا ایکشن ہے، وہ اس سے جڑا ہوتا ہے. اس کے بعد ان چیزوں کے ساتھ ہمارے انٹرنل باڈیلی چینجز، یعنی کہ ہمارے جسم کے باہری حصے ہی اس سے اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہمارے جسم کے اندرونی حصوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ گلاب کا پھول دیکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور اسے پانا چاہتے ہیں، اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ کے جسم کے صرف آپ کا ہاتھ اسے اٹھا کر نہیں پکڑتا ہے، آپ اسے اپنے ناک تک لے جا کر اس کی خوشبو سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آپ کے اندر، آپ کے جو اندرونی حصے ہیں جسم کے، وہ بھی اس سے اس پر ان کا اثر پڑتا ہے، افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ. جیسے کہ اگر آپ نے گلاب کا پھول لیا اور وہ آپ نے اس کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کا لطف اٹھایا، تو اس سے آپ کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے. اس سے آپ کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے، آپ کا ریسپریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، میٹابولک پروسیس ہے، اس سکون سے وہ سب کے سب افیکٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک اچھی چیز آپ کے ساتھ ہوئی تو اس سے صرف آپ کے جسم کا باہری حصہ ہی اثردار نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کے جسم کے اندرونی حصے بھی اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. اور اس کے جسٹ الٹے اگر ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں، اس چیز سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، تو اس کا اثر بھی ہمارے جسم کے اندرونی حصے پر پڑتا ہے. ہمارا بلڈ سرکولیشن، ہمارا جو پلپٹیشن ہے، ہمارا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے ہمارا وہ افیکٹڈ ہونے لگتا ہے. اور جس کا اندازہ ہم کو ہو سکتا ہے کہ باہری طور پر نہیں ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس جذباتی جو اسٹیمولس تھا، اس جذباتی اسٹیمولس سے ہی ان سارے چیز ہمارے افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندرونی حصے بھی ہمارے جذبات سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد فیشیل ایکسپریشن ہے کہ جب ہم کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، کہ ہمارے جو ذہن ہے اس ذہن کا آئینہ ہوتا ہے ہمارا چہرہ. جیسا ہمارے ذہن میں جیسی ہلچل چل رہی ہوتی ہے، جیسا اتار چڑھاؤ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. ہم اسے لفظوں میں بھلے بیان نہ کر سکیں یا ہم اسے کوشش کریں کہ ہم اسے چھپا لیں، لیکن ہمارا چہرہ اسے چھپا نہیں سکتا. اور ہمارے چہرے میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ہمارے چہرے کے جو ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے چہرے پر ہماری آنکھیں، ہماری بھویں، ہمارے جو گال ہیں، ہماری جو پیشانی ہے، ہماری جو ٹھڈی ہے، یہ سب چیزیں، اس میں جو اتار چڑھاؤ، جو سکڑن، جو پھیلاؤ یا سکڑن ہوتا ہے، ان سب سے ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں اس کی جو پرچھائی ہے یا اس کا جو انڈیکس ہے وہ دکھائی پڑتا ہے. اور اگر سامنے بیٹھا آدمی اگر ہمارے چہرے کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہے تو کافی باتیں وہ کچھ ہمارے چہرے کے اس اتار چڑھاؤ سے اس کا اندازہ وہ لگا سکتا ہے جو ہمارے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ ذہن میں یا ہمارے دماغ میں جو جیسی فیلنگ یا جیسا احساس ہوتا ہے، اس احساس کی کچھ جھلک ہمارے چہرے کے ذریعے دکھائی پڑتی ہے.
और आखिर में ये हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जिस्मानी और जो जहनी उतार चढ़ाव होता है, ये हमें जज्बात के तौर पे या जज्बात के रिएक्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो जज्बात के जितने अज्जा हैं, उन अज्जा में ये 6 तरीके के अज्जा जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन माहिर नफ्सियात ने इन 6 में से 5 तरीके के अज्जा को, 5 तरीके के कंपोनेंट्स को और ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया और ज्यादा खास बताया, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हम पर्सनली इंडिविजुअल तौर पर किसी चीज का तजुर्बा करते हैं, किसी चीज के बारे में एक राय कायम करते हैं, किसी चीज के एहसास करते हैं। वो एहसास, वो राय या वो तजुर्बा जो है वो दूसरे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो राय कायम करते हैं वो हमारी होती है, हमारे अंदरूनी होती है, जो कि वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है। जिसका इफेक्ट होता है इंटरनल बॉडीली रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी उससे अफेक्टेड होते हैं और उनका भी रिएक्शन वहां शुरू हो जाता है। फिर कॉग्निटिव अप्रेजल, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा जहन जो है वो एक अंदाजा लगाता है किसी भी स्टिमुलस के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, और उससे उस अंदाजे के हिसाब से हमारा जो रवैया है वो हम अपने रवैये को दिखाते हैं। फेशियल एक्सपीरियंस, यानी कि चेहरे से ही हमारे बहुत सारी चीजें झलक जाती हैं। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि रिएक्शन टू द परसीव्ड सोर्स, यानी कि जिस तरीके का इमोशन हम परसीव करते हैं उसका रिएक्शन ही हमारा जज्बात होता है, यानी कि जो हम महसूस करते हैं उसको हम जो जब जाहिर करते हैं तो वही इमोशन होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इमोशन के बहुत अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स या उसके अज्जा होते हैं, जिससे कि जज्बात की का जो रवैया है वो रवैया उससे अफेक्टेड होता है, या हमारे रवैये को उसका असर पड़ता है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात ये उठती है कि क्या जज्बात और मिजाज दो एक चीज है? हमने अभी आपसे गुफ्तगू के दौरान कई बार मिजाज के लफ्ज का इस्तेमाल किया, कई बार एहसास लफ्ज का इस्तेमाल किया और जज्बात का भी इस्तेमाल किया। तो क्या जज्बात और मिजाज एक ही है या इन दोनों में कोई फर्क है? सुनने में आपको लगता है कि जज्बात और मिजाज एक ही चीज है, लेकिन जज्बात और मिजाज एक नहीं है, बल्कि अलग अलग होते हैं। मिजाज जो होता है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए होता है। सबसे खास बात ये होती है कि वो लंबे टाइम के लिए होता है। वो मिजाज लाशऊरी तौर पर भी हो सकता है। अगर आप सुबह उठे और आप ये महसूस करते हैं कि आज मूड अच्छा नहीं है, तो ये लाशऊरी तौर पर है, क्योंकि आज अभी तक आप तुरंत अभी सोकर उठे हैं और आज की सुबह अभी आपके साथ कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कि आपका मिजाज, आप ये सोच सके कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सुबह उठने के साथ ही आपको ये एहसास होता है कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, या सुबह होने के थोड़ी देर के बाद, नाश्ता करने के बाद, या अपने दफ्तर तक पहुंचने के बाद आपको लगता है कि नहीं आज अच्छा सा नहीं लग रहा है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ये जज्बात से अलग होता है। जज्बात में जरूरी होता है कि आपके सामने कोई स्टिमुलस, कोई चीज सामने हो, आप उस चीज को देखें, उस चीज से आपका वास्ता पड़े, और उसके बाद जो रिएक्शन आपके अंदर होता है, उसको महसूस करने के बाद जो रिएक्शन होता है वो जज्बात होता है। तो इस तरीके से जज्बात और मिजाज तो अलग चीजें हैं। सुनने में एक भले हो सकती हैं, लेकिन जज्बात अलग चीज है और मिजाज अलग चीज होता है। इसी तरीके से एहसास और जज्बात भी दो अलग चीजें हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि जज्बात और एहसास बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं, लेकिन जज्बात में एहसास छुपा होता है, लेकिन एहसास में जज्बात नहीं होता है। आपको खुशी का एहसास हो सकता है, रोने का एहसास होता है, गम का एहसास हो सकता है, लेकिन आपको जब खुशी का जज्बात होता है तो आपको उस जज्बात में खुशी का एहसास शामिल होता है, लेकिन खुशी के एहसास में खुशी के जज्बात शामिल हो ये जरूरी नहीं होता है, या ऐसा नहीं होता है। इसलिए हालांकि इन दोनों का जो फर्क होता है वो बहुत ज्यादा लंबा फर्क नहीं होता है, या बहुत ज्यादा साफ सुथरा अलग अलग तरीके का फर्क नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि जज्बात अलग सी चीज है और एहसास अलग सी चीज है। लेकिन
समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एहसास में जज्बात शामिल नहीं है और जज्बात में एहसास जो है वो शामिल होता है। यानी कि एहसास के बिना जज्बात नहीं हो सकता है, लेकिन जज्बात के बिना एहसास हो सकता है। बहुत गर्मी लग रही है आपको, इसमें कोई जज्बात नहीं है, लेकिन एहसास है कि अभी आपको फीलिंग कैसी हो रही है, वो फीलिंग आपको इस तरह की हो रही है कि आपको गर्मी लग रही है। आपके कमरे का एसी बहुत देर से चल रहा है और कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आपको ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन ठंड का जज्बात नहीं होता है। जज्बात आपको खुशी का होगा, गम का होगा, गुस्से का होगा, हैरत का होगा, ये सब चीजें जज्बात है। और इस जज्बात में एहसास शामिल होगा, एहसास में जज्बात शामिल नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एहसास और जज्बात, मिजाज और जज्बात, ये सब तीनों चीजें अलग अलग है। यानी कि जज्बात, मिजाज और एहसास, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। अब जज्बात के गुफ्तगू के दौरान अगर हम जज्बात की नजरियात की बात ना करें तो जज्बात की तारीफ ही अधूरी हो जाती है। यानी कि जज्बात के बारे में, जज्बात की तारीफ करने के लिए माहिर नफ्सियात ने बहुत तरीकों से बहुत तरह के नजरियात को पेश किया और अलग अलग तरह के नजरियात उन्होंने जो पेश किए उसमें जज्बात की अलग अलग तरह से तारीफ की गई। कुछ माहिर नफ्सियात ने जज्बात की तारीफ अपने तजुर्बों के बिना पर किया, कुछ उन्होंने अपने लेबोरेटरी में जो तजुर्बा किया उस तजुर्बे के बिना पर उन्होंने बताया कि जज्बात में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। कुछ ने अपने अलग तरह के तजुर्बों के बिना पर जज्बात के बारे में बताने की कोशिश की। तो लेकिन खास तौर पर जो सबसे पहले जज्बात की जो तारीफ की गई या जज्बात का जो नजरियात पेश किया गया, वो सबसे पहला नजरियात था जेम्स लैंजे का। जेम्स और लैंजे, यहाँ पर जेम्स लैंजे थ्योरी हम कहते हैं क्योंकि जेम्स एक अलग साइंसदान थे और लैंजे भी एक अलग साइंसदान थे। इन दोनों ने मिलकर के या इन दोनों ने जो अपने जज्बात के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया, उनमें इतनी सिमिलैरिटी थी, इतना एक रूपता थी उसमें कि इन दोनों की थ्योरी को मिला करके जेम्स लैंजे थ्योरी का नाम दिया गया। और इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि हमारे सामने क्या होता है कि पहले कोई एक स्टिमुलस या कोई इवेंट या कोई हालात जो है वो सामने होते हैं। उस हालात के बाद, उस हालात को परसीव करने के बाद क्या होता है कि हमारे जिस्म में कुछ हरकत होती है, कुछ अराउजल होता है, कुछ एक्टिवेशन होता है और उस एक्टिवेशन के बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और वो इंटरप्रिटेशन या वो एक्सप्लेनेशन जो होता है वही हमारा जज्बात होता है। यानी कि हम अगर सांप देखते हैं तो हमारे सामने जरूरी है कि हमारे सामने एक स्टिमुलस सांप का है, वो होना जरूरी है। अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस नहीं है तो हम वहां पर हमारा जो जिस्म है वो कोई हरकत नहीं कर रहा है। अगर हम आराम से अपने टेबल पर बैठे हैं तो और हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस नहीं है तो हमारा जो जिस्म है वो कोई हरकत नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने टेबल पर बैठे हैं और अचानक छत से आपके एक छिपकली गिर के आपके टेबल पर गिरती है तो अचानक हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। जो बॉडीली रिएक्शन होता है या हमारे जिस्म की जो हरकत होती है वो ये होती है कि जैसे ही छत से छिपकली गिरी आप तुरंत खड़े हो गए और भागने लगे, और भागने के बाद तब आपको ये एहसास होता है कि हम डर गए। इसी तरह से जब आप सांप देखते हैं तो सांप जब आपके सामने आया तो सांप को देख करके आप ये सोचते नहीं है कि वो डसेगा कि नहीं डसेगा, वो काटेगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा इतना सोच करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। बल्कि जैसे ही सांप पे हमारी नजर पड़ती है हमारा जिस्म जो है वो हरकत में आ जाता है और हम तुरंत उठ के वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और हम जब भाग चुके होते हैं यानी कि हमारा जिस्म हरकत कर चुका होता है, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हम क्यों भागे, तो हम इसलिए भागे कि हम डर के भागे कि वो सांप था, अगर वो हमको डस लेता, उनको काट लेता तो हमारी मौत तक हो सकती थी, इसलिए हम तुरंत वहां से निकल पड़े, वहां से हम भाग पड़े। तो ये जेम्स और लैंजे ने ये कहा कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस जब आता है तो उस स्टिमुलस के हिसाब से हमारा जो रवैया है, जिस्मानी रवैया है, वो
होता है, वो पहले होता है, और फिर हम इस बात की का एहसास होता है कि हमें किस तरह का जज्बात हुआ। यहाँ पर जब हम सांप देख करके भाग रहे हैं, सांप को देखते ही जब हम भाग रहे हैं, तो यहाँ पर खौफजदा होने का जज्बात जो है वो सामने आता है। इसी तरीके से अगर आप अपने टेबल पर बैठे हैं और आपके सामने कोई गुलाब का गुच्छा लेकर के आता है, और तो जैसे ही वो गुलाब का गुच्छा आप देखते हैं, आप तुरंत आपका हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो आपको बहुत खूबसूरत लगता है। तो उस खूबसूरती से मुतासिर होकर के आपको एक अच्छा जो फीलिंग हुआ, वो जो जज्बा खुशी का एहसास हुआ आपको, वो आपके रवैये से जाहिर हुआ। आपने उसको तुरंत बेसाख्ता उस गुलाब के गुच्छे को पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि ये अच्छा था, इसलिए आपने उसको पकड़ा। तो जेम्स और लैंजे अपने थ्योरी में ये बात बताते हैं कि पहले स्टिमुलस हमारे सामने आता है, उस स्टिमुलस को हम परसीव करते हैं, और परसीव करने के बाद, देखने के बाद, हमारा जब जो सेंस ऑर्गन है वो उसका रिएक्शन हमारे जिस्म के हिस्से पर पड़ता है, और हमारा जिस्म जो है वो एक्शन में आ जाता है, और एक्शन होने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमें किस तरह का जज्बात हुआ। इसके बाद जेम्स लैंजे की इस थ्योरी को कैनन और बार्ड, ये दो अलग अलग माहिर नफ्सियात थे। कैनन जो थे वो अलग माहिर नफ्सियात थे, और बार्ड जो थे वो अलग माहिर नफ्सियात थे। तो उन दोनों ने भी मिलकर के जेम्स लैंजे की तरह ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी थ्योरी दिया जिसको कि कैनन बार्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और इसे सेंट्रल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। तो उन्होंने, कैनन और बार्ड ने जेम्स लैंजे की थ्योरी को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस आया और हम उस स्टिमुलस को जैसे ही परसीव करते हैं हमारा बॉडी एक्शन में आता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। कैनन और बार्ड ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होता है। कैनन और बार्ड ने ये कहा कि सबसे पहले तो ठीक है कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को हम परसीव करते हैं। परसीव हम करते हैं यानी कि हम उसे रिसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, यानी कि हमारा सेंस ऑर्गन जो होता है उस चीज को हासिल करता है। सेंस ऑर्गन उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को हमारे हाइपोथैलेमस के जरिए, थैलेमस या हाइपोथैलेमस के जरिए हमारे कॉर्टेक्स में भेजता है। कॉर्टेक्स वहां पर क्या करता है, उसे रिसीव करता है, और फिर कॉर्टेक्स क्या करता है, वहां पर अपना जो असर है वो हाइपोथैलेमस से थोड़ा कमजोर करता है। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, यानी कि वो ज्यादा उसकी जो एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है, और वो हाइपोथैलेमस जो है वहां पर उस स्टिमुलस की वजह से एक्टिव जो हुआ, तो हाइपोथैलेमस फिर उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को दो तरह से भेजता है। एक साथ ही वो दो जगह उस इंफॉर्मेशन को, जानकारी को भेजता है। एक वो नीचे की तरफ भेजता है और वो एक ऊपर की तरफ भेजता है। तो ऊपर की तरफ वो जो भेजेगा तो वो जानकारी आपके कॉर्टेक्स में पहुंचती है, और नीचे की तरफ जो वो भेजता है तो वो आपके विसरल ऑर्गन्स में और अलग अलग जो आपके जिस्म का हिस्सा है वहां पर वो जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक सांप सामने खड़ा है, सामने है किसी इंसान के, और उस सांप को देख करके वो भाग रहा है और वो चीख रहा है। तो यहाँ पर कैनन और बार्ड का ये कहना था कि जो जज्बात हमें मिलते हैं किसी स्टिमुलस को देखने के बाद, तो वो जज्बात साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम भाग और फिर ये एहसास होता है कि हम क्यों भागे या हम डर से भागे। यहाँ पर कैनन और बार्ड ने ये कहा कि हम भागते हैं और साथ ही साथ डरते हैं, यानी कि हम भागे इसलिए कि हम डरे, और हम डरे इसलिए कि हम भागे। तो हाइपोथैलेमस जो जिस जानकारी को कॉर्टेक्स में भेजता है, उससे हमारा जो दिमाग है वो इस जानकारी को देता है कि हम डर गए, और जो वो आपकी विसरल ऑर्गन को या दूसरे जिस्म के हिस्से को जो इंफॉर्मेशन भेजता है उससे हरकत होती है, एक्शन होती है, और आप भागते हैं। वो आपका जो मोटर ऑर्गन है वो एक्टिवेट होता है और वो भागता है। यानी कि दिमाग आपको ये ऑर्डर कर रहा है कि ये डरने का जज्बात हो रहा है, और जो जिस्म है वो उस हरकत में आता है कि उस डर से बचने के लिए हमको भागना पड़ता है। तो कैनन और बार्ड ने ये कहा कि जब स्टिमुलस कोई हमारे सामने आता है, तो उस स्टिमुलस को देखने के बाद जो हमारा जो रिएक्शन होता है वो उस रिएक्शन के बाद जो हम जिस तरह के जज्बात का हमको सामना करना पड़ता है वो एक साथ होता है। यानी कि
हमारे जिस्म का रिएक्शन और हमारा जज्बात वो दोनों एक साथ होता है। तो इसे कैनन बार्ट का सिद्धांत कहा गया, और जो चूंकि इसका जो ताल्लुक है वो कॉर्टेक्स से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, इसलिए इसे सेंट्रल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। जो तीसरा जो नजरिया पेश किया जिस माहिर नफ्सियात ने, उनका नाम था शास्त्र सिंगर। यहाँ भी दो, या इसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो बातें हैं, आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पर दो बातें होती है, एक तो कि एक कोई भी चीज, कोई भी हालात या स्टिमुलस जो है वो आपके सामने हो, और उसका जब आप परसेप्शन करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन इसलिए हो, इस किस बिना पर होता है, वो इस बिना पर होता है कि आपके दिमाग में उस चीज से जुड़ी हुई अगर पहले की कोई जानकारी है तो उससे जुड़ा हुआ रिएक्शन होगा। जैसे छोटा बच्चा वो आग पकड़ लेता है, आपने ये देखा कि अगर उसके सामने आप आग जला के रख दें, या कांच वो है वो कांच उठा के भी खा लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों वो उस चीज से, वो आग का गोला देख के वो डरा नहीं? आग से आग को करके गोला से उसे तो डरना चाहिए, लेकिन उसके तजुर्बे में अब तक ये बात नहीं आई कि आग से हाथ जल सकता है, कांच से हाथ कट सकता है, कांच खाने की चीज नहीं होती है, ये चीज उसने अब तक नहीं सीखा। इसलिए वो क्या करता है, उसने सिर्फ अब तक ये सीखा कि सामने जो भी चीज रखी जाए उसे सिर्फ लेकर के मुंह तक ले जाया जाता है और वहां से सीधा खा लिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि छोटा बच्चा, देखिए आप उसके सामने कुछ भी चीज रख दे वो सीधे उठा के मुंह में डालता है। वो ये जानकारी आपको होती है कि हम किस चीज को खा सकते हैं या किस चीज को हम नहीं खा सकते, या किस चीज का रिएक्शन हमें कैसे देना है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप उस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। आपको पता है कि सांप काट सकता है, इसलिए आप सांप को देख के भागते हैं। आपको पता है कि जो छिपकली है वो जहरीली अगर हुई या वो उसके काटने से हमारे अंदर कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए हम उससे डरते हैं। लेकिन जब तक हमको इसकी जानकारी नहीं होती है, हम उससे हमारा जो रिएक्शन है या हमारे जो जज्बात हैं वो उससे उस तरीके के जज्बात नहीं होते हैं जो जानकारी के बाद के होते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर वो आग पकड़ लेता है, आग को जैसे ही उसने पकड़ लिया उस दिन से उसको तजुर्बा हो गया कि ये आग, ये जो लाल लाल चीज थी ये बहुत खतरनाक चीज थी और इसको पकड़ने से हमको बहुत तकलीफ हुई, ये चीज उसके जहन में चला गया, ये उसने सीख लिया, तो आगे से अब वो दूसरी लाल चीज भी उसको हाथ नहीं लगाएगा। शास्त्र और सिंगर का ये कहना था, हम जो भी जज्बात दिखाते हैं या हमारा जो भी जज्बाती रवैया होता है वो हमारे कॉग्निशन पर बेस्ड होता है, उसके कॉग्निशन के बिना पर, यानी कि हम जो सीखे हुए रहते हैं उसके बिना पर हमारा रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन के बाद जो जिस तरह के जज्बात, अच्छे जज्बात या बुरे जज्बात, डरने का या खुशी होने का जो जज्बात है वो हम दिखाते हैं। तो इसलिए इसे शास्त्र और सिंगर का टू फैक्टर थ्योरी कहा गया कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि आपके जिस्मानी जो बदलाव होते हैं वो होते हैं, और वो बदलाव और साथ में उसके वो जो जिस्मानी बदलाव हुआ वो बदलाव आपके कॉग्निशन की वजह से हुआ, यानी कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, जो पहले आपने सीखा, उस सीखने के बिना पर उन दोनों को मिला जुला करके उसका जो रवैया हुआ, उस रवैये को के बिना पर आपको किसी न किसी तरह के जज्बात का एहसास होता है, जिसे टू फैक्टर थ्योरी कहा गया। इस जज्बाती तजुर्बात में या इसके जो अलग अलग नजरियात हैं उसी कड़ी में एक बहुत और खास कड़ी है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, चेहरे के तासुरात की कयास आज़रात कि चेहरा देख करके जो हम अंदाजा लगाते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने आपसे कहा था कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि हमारा जो चेहरा होता है वो उस पर हमारे जो जहन है उसके उतार चढ़ाव वो वहां पे छपते हैं। तो चेहरे, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि हम आपसे मुस्कुरा कर मिलते हैं तो आप एक अच्छा एहसास, यानी कि आपको भी खुशी की फीलिंग होती है, हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके आपको भी वैसा ही अंदाजा होता है, आपके अंदर भी वही जज्बात आते हैं कि आपको भी एक अच्छा फील होता है। हम अगर आपसे रोते हुए मिले आके तो हमारे रोते हुए चेहरे को देख करके आपके अंदर भी दुख का जज्बात, अफसोस का या उदास होने का जज्बात जाहिर हो सकता है कि अरे ऐसा कैसे है कि सामने वाला जो आदमी है उसके चेहरे से आंसू टपक रहे हैं, तो वो उसके आंसू को देख करके हमारे अंदर भी उदासी का या
दुख, अनहैप्पीनेस जो है वो हम महसूस करते हैं। तो इस तरीके से जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि आप कोई टीवी देखते हैं या कोई सिनेमा देखते हैं तो सामने अगर आपके कोई अदाकारा अगर रो रही होती है तो हम भी साथ में रोने लगते हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि उसको देख करके उसकी फीलिंग हमारे अंदर भी वैसे उसको देखने से ही वो उसके चेहरे से जो जैसा रिस्पांस, जैसा रिएक्शन आ रहा है उस रिस्पांस से हम भी अफेक्टेड हो जाते हैं और हमारे अंदर भी वैसी ही फीलिंग आती है, जिसको कि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये काफी हद तक जेम्स लांजे के थ्योरी से मिलता जुलता है, जिसमें ये चीज होती है कि स्टिमुलस होता है और फिर बॉडीली रिएक्शन होता है। यानी कि सामने आप देख रहे हैं कि कोई मुस्कुरा रहा है या कोई रो रहा है तो उसको देख करके आप भी मुस्कुराने या रोने की जैसे जज्बात महसूस करने लगते हैं। कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी यानी कि जज्बात का इल्मी सालसी नजरिया, जज्बात का ऐसा नजरिया जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जिसमें कि कॉग्निटिव हमारा जो जहन है वो एक अंदाजा लगाता है कि जैसे कि जो भी अभी एक जो पहले हमने आपके सामने एक मिसाल रखी कि जो छोटा बच्चा है वो जब आग पकड़ लेता है तो उस दिन से उसे वो एहसास हो जाता है, उसे वो तजुर्बा हो जाता है कि लाल चीज जिससे मेरे हाथों को बहुत तकलीफ हुई, तो वो आइंदा उसके जहन में कहीं नक्श कर जाता है कि जब भी उसके सामने कोई इस तरह की चीज आती है वो उसका अंदाजा, उसका जो रिएक्शन होता है वो वैसा ही होगा कि इस चीज से उसे बहुत तकलीफ हुई थी, तो उस चीज को देखते ही उसे वैसा ही इमोशन या वैसा ही जज्बात जो है उसके सामने आता है। इसलिए इस चीज को कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी स्टिमुलस को देखते हैं तो हमारा जो जिस्म है वो उस तरीके का रवैया करता है जैसा हमारा दिमाग उसे उस चीज से जुड़े हुए अंदाजे को जाहिर करता है। यानी कि हमारा दिमाग अगर उस चीज के साथ पॉजिटिव होता है तो हमारा रवैया भी पॉजिटिव होगा, हम भी उस चीज के साथ उसी अच्छे रवैये के साथ मिलना चाहते हैं, या हमारा जो रिएक्शन होता है वो खुशी का होगा या जो है उससे अच्छा जो महसूस करने का जो हमारा रवैया होगा वो होगा। लेकिन अगर एहसास या जो जज्बात जो है वो गलत जुड़े हुए हैं, नेगेटिव जुड़े हुए हैं, तो हमारा रवैया भी उसके साथ गलत हो सकता है। इसे कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी कहा जाता है, जो कि शस्त्र सिंगर के थ्योरी के जैसा ही, जिसमें उसमें भी कॉग्निशन पर ही जोर दिया गया था, लेकिन वहां पर जो पास्ट एक्सपीरियंस और फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस है, यानी कि जो बॉडीली जो जिस्मानी जो रिएक्शंस होते हैं वो और हमारा जो दिमाग है वो मिल करके किसी जज्बात को पैदा करता है, और यहाँ पर हमारा जो जिस्मानी रवैया है वो और हमारे जो जहन है उस जहन का जो पहला अंदाजा है, जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो मिल करके यहाँ पर हमारे जज्बात को पैदा करता है। जज्बाती नजरियात के इस कड़ी में आपके सामने आपके स्लाइड पर देखिए कि एक और नजरियात है जिसका नाम है ओपोनेंट प्रोसेस, जज्बात के मुखालिफ अमल। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी में ये कहा गया है कि एक रवैया, अगर एक किस्म का रवैया जो कि आपको खुशी दे रहा है, वो रवैया अगर लगातार चलता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है, एक दौर ऐसा आता है जब वो खुशी देने वाला रवैया आपको खुशी नहीं देगा, और तब आपका रवैया उस खुशी न देने वाले रवैये को कम करने के लिए होगा। यानी कि आप अब जो रवैया कर रहे हैं वो उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं। यानी कि जिस रवैये से कभी आपको खुशी हो रही थी उसी रवैये से अब आप अपनी उस तकलीफ को कम करने के लिए उस रवैये को कम कर रहे हैं। जिसमें कि इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है कि ड्रग्स एडिक्शन के सिलसिले में, कि जो ड्रग्स लेते हैं, अगर जब हम पहली बार वो ड्रग्स लेते हैं, या जैसे सिगरेट की जो पहली कश आपने लगाई तो वो सिगरेट की पहली कश आपको बहुत मजा देती है, बहुत आप उससे खुशी महसूस करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब लगातार आप पीते रहते हैं उसको, तो एक दौर ऐसा आता है कि अब आप उसको पीना, आपको नहीं पीने से बहुत तकलीफ होती है, और अब आप पीते हैं इसलिए नहीं कि आपको खुशी होती है, अब आप पीते हैं इसलिए कि आपको वो तकलीफ कम हो जाए। यानी कि जब ड्रग्स हम लेते हैं तो वो ड्रग्स जब पहली बार लेते हैं तो हम वो उस ड्रग्स से बहुत खुशी मिलती है, प्लेजर होता है, एक आपको अच्छा एहसास होता है। लेकिन लगातार करने के बाद जब आप उसको नहीं करते हैं, तो नहीं करने से फिर क्या होता है कि उससे आपको जो तकलीफ होती है तो उसके बाद आप फिर जब उसी चीज को लेते हैं जब जिससे आपको खुशी मिल रही थी, लेकिन अब आपको खुशी वो
खुशी ना मिल करके उस चीज को, उस तकलीफ को कम करने के लिए आप उस चीज को ले रहे हैं, जिसको कि ऑपरेंट प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है, जो कि इसका जो मुकाबला किया गया वो इसका मुकाबला न्यूटन के थर्ड लॉ से किया गया कि एक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक है, कि एक कोई भी जो हरकत होती है उस हरकत के बदले में दूसरी हरकत होती है, या उस हरकत के साथ ही दूसरी हरकत भी जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी भी ऐसा ही है कि ये बताता है कि अगर एक रवैया जो आपको एक वक्त खुशी दे रहा है, वो दूसरे वक्त आपको आपकी खुशी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे जज्बात के जो मेजरमेंट है वो मापने के लिए दो तरीके के मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, एक जिसमें कि हम नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे में वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम जज्बात को मेजर करते हैं। और तब इसी के साथ नाजरीन हम ये यहाँ पर अपनी ये गुफ्तगू को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। और तब तक अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।